हेलो। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोमेंटम। आपके 11th में न्यूमेरिकल के लिए, चाहे 11th में थ्योरी के लिए ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको जानना चाहिए। इसमें मैकेनिक्स का समझिए कि यह एक बहुत ही अच्छा बेसबोर्ड टाइप का चीज़ है ये मोमेंटम। मोमेंटम हिंदी में इसको क्या कहते हैं? संवेग। हिंदी में संवेग। अब एक बात देखिए, मोमेंटम की शुरुआत कैसे हुई? फिजिक्स में बहुत सारी चीजें शुरू होती हैं। तो मोमेंटम शब्द आपको पहली बार आया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, न्यूटन के दूसरे गति नियम में आया ये मोमेंटम, संवेग आया। और इसका कैसे आया, छोटा सा एक एग्जाम्पल देखते हैं आपको। देखिए, मान लीजिए कि एक गाड़ी स्थिर हो, आया आप उसमें जाकर सट जाइए, आपको चोट नहीं लगेगा। क्यों चोट नहीं लगा? क्योंकि उसका वेलोसिटी जीरो था, वेग जीरो था। अच्छा, दूसरी बात कि हवा बहती है, हवा बहती है तो हवा का वेलोसिटी है, हमारे बॉडी पर चले तो उससे चोट नहीं लगती है। क्यों? कि उसका मोमेंटम नहीं है, अति मास नहीं है। इसका मतलब है कि चोट लगने के लिए मास और वेलोसिटी दोनों जरूरी है। चोट मतलब फोर्स। बुझ के बाद यहीं से हमको मोमेंटम शब्द आ गया कि मास और वेलोसिटी दोनों जरूरी है। तब कहा जाने लगा कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity is called momentum। अच्छा है, कहिए द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहा गया। हिंदी में द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। हिंदी में द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। हिंदी इंग्लिश में दोनों करना है, इसलिए गड़बड़ देता है। तो देखिए, मोमेंटम का सिंबल है P। P इज इक्वल टू m इंटू v। ये मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया। P इज इक्वल टू m इंटू v। इस हिसाब से यदि इसका यूनिट लिखिएगा तो मास का केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। मोमेंटम का यूनिट, ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकंड होता है। इसी हिसाब से इसका डायमेंशन लिखिएगा। डायमेंशन लिखिएगा तो ये हो गया m, अब मास का m हो गया, v का LT-1, तो ये LT-1 MLT-1 डायमेंशन। और यदि नहीं आपको डायमेंशन ठीक से समझ रहा हो तो डायमेंशन वाला देखिएगा, डायमेंशन हो जाएगा। डायमेंशन पढ़ चुके हैं हम लोग। तो ये मोमेंटम का हो गया। अब एक बात देखिए, पूरे काइनेमेटिक्स में आपको 3 कंजर्वेशन प्रिंसिपल पढ़ना है। एक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो समझिए कि मैकेनिक्स का बैकबोन है। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और तीसरा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे। रोटेशनल मोशन के टॉपिक में देखिएगा एंगुलर मोमेंटम उसमें। और ये मोमेंटम इसलिए जरूरी है कि इसको सीधे सीधे फोर्स से मतलब है। न्यूटन सेकंड लॉ आपको याद होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। अब तक खैर वो न्यूटन सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे, मोमेंटम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ आपको देखना है कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब कि यदि किसी चीज के मोमेंटम में चेंज करना है आपको, तो फोर्स लगाना पड़ेगा। और यही आपको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया कि इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स the total momentum of the system is conserved। एक बार फिर से बोल देते हैं, in absence of external force
द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। हिंदी में एक बार सुन लीजिए। बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का कुल संवेग नियत होता है। बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का कुल संवेग नियत होता है। ठीक है, इसको देखिए प्रूफ करते हैं, कैलकुलस मेथड से प्रूफ कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले बात तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार कीजिएगा तो तनिक 2 लाइन कम हो जाएगा, और इसके अनुसार करते हैं तो हम 2 लाइन अधिक हो जाएगा। जैसे देखिए, वी नो P इज इक्वल टू mv। अब दोनों तरफ t के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो dp/dt इज इक्वल टू dmv/dt, और dp/dt इज इक्वल टू m तो कांस्टेंट रहता ही है, उसको बाहर निकाल लीजिए, तो dv/dt हो गया, और dp/dt इज इक्वल टू m/a, और dp/dt इज इक्वल टू f। m इंटू a f होता है। देखिए न्यूटन सेकंड लॉ यही है, यही न्यूटन सेकंड लॉ है। यदि न्यूटन सेकंड लॉ के आधार पर करते तो हम सीधे यही लिख देते, dp/dt इज इक्वल टू f। अब आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कह रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में, मतलब एक्सटर्नल फोर्स यदि 0 हो तो, एक बात एकदम हमेशा याद रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तभी लागू होगा जब फोर्स 0, मतलब एक्सटर्नल बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा हो। तो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स तब इस हिसाब से तब F इज इक्वल टू 0 हो गया। तब इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं dp/dt इज इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से P इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द टोटल मोमेंटम इज कांस्टेंट और कंजर्व। यहाँ आप कैलकुलस की बात जानते होंगे कि किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन यदि 0 हो जाता है तो वो कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ इसका प्रूफ हो गया, ये बुझिए प्रूफ हो गया। ये कौन सी का प्रूफ हो गया? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। अब इसका एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। अभी आप पता नहीं कभी बंदूक चलाए हैं कि नहीं, जब कभी बंदूक चलती है, बंदूक से गोली जब निकलती है तो बंदूक पीछे की ओर झटका देता है। इसको इंग्लिश में रिकॉइलिंग ऑफ गन, अच्छा है बंदूक का झटका। देखते हैं, ये उदाहरण हो जाएगा इसका, मैंने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का उदाहरण हो गया ये रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन, इस प्रिंसिपल के आधार पर, चाहे इस फार्मूला के आधार पर मैकेनिक्स में बहुत सारा न्यूमेरिकल है जो बहुत जरूरी चीज़ है, आसान भी है हल्का भी है, वो भी देखिएगा बनेगा। रिकॉइलिंग ऑफ गन का एक मान लीजिए कि हम फिगर बनाते हैं ऐसे, मान लीजिए कि यह एक गन है, इसमें एक गोली भरी हुई है, इस गोली का मास स्मॉल m है और इस गन का मास कैपिटल M है। स्टार्टिंग पीरियड में दोनों का वेलोसिटी 0 है, ये भी रुका हुआ है, ये भी रुका हुआ है। जब आप ट्रिगर दाबिएगा तो गोली इस डायरेक्शन में मान लीजिए कि v वेलोसिटी से चल दी है। तो अब चलने के बाद आपको देखना है कि बंदूक का क्या हाल होगा। तो थोड़ी देर के लिए इसका भी वेलोसिटी अब मान लीजिए कि v है। अब ये किधर जाता है सो हम नहीं बता रहे हैं, हमें बाद में देखिएगा, लेकिन ये बात तो तय है कि गोली तो बंदूक से आगे ही निकलेगी। शुरू में इसका भी वेलोसिटी मान लीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी इसका u बराबर 0 था, इसका कैपिटल U बराबर 0 था। तो अब दो बात आप देखिए, ट्रिगर दाबने के पहले इस सिस्टम मतलब कि गन और बुलेट दोनों का मोमेंटम कितना होगा। तो बिफोर फायरिंग मोमेंटम इज इक्वल टू गन का तो m इंटू यू दैट इज
m इंटू 0 दैट इज 0। बुलेट का हो जाएगा तो m इंटू u दैट इज m इंटू 0 इज इक्वल टू 0। दोनों का मिला करके मोमेंटम हमारा टोटल मोमेंटम ये 0 हो गया। अब आफ्टर फायरिंग देखिए, आफ्टर फायरिंग गन का तो ये हो गया m इंटू v। हम माने हैं कि गन का भी कुछ वेलोसिटी मान लीजिए हो जाए तो इसका मास m और इसका वेलोसिटी v, m भी। आप बुलेट का देखेंगे तो ये हो गया m इंटू v इसका। तो टोटल मोमेंटम इसका यदि हम देखें, टोटल मोमेंटम तो ये हो गया m v प्लस m v। ये टोटल मोमेंटम कब? आफ्टर फायरिंग। ये टोटल मोमेंटम 0 कब हुआ? बिफोर फायरिंग। तो इस स्थिति में प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि फायरिंग के पहले का टोटल मोमेंटम और फायरिंग के बाद का टोटल मोमेंटम इक्वल होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसलिए हम कह दिए एम भी प्लस एम भी इज इक्वल टू 0। नीचे आपको नहीं दिखाई पड़ेगा इसलिए, और एम भी इज इक्वल टू माइनस एम भी हो गया। और तब इस हिसाब से आपका भी माइनस एम यू बाई एम हो गया। देखिए भी मतलब कि गन का वेलोसिटी कैपिटल भी का मान नेगेटिव में आ गया। इसका मतलब हो गया कि बुलेट यदि आगे जाएगा तो गन पीछे आएगा। तो यही बंदूक का झटका हुआ, रिक्वायरिंग ऑफ गन। गोली आगे बढ़ेगी तो पीछे की ओर हमको झटका मारेगा। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। अब बर्ड उड़ती है, नाव पर हम लोग चलते हैं, ये सब न्यूटन थर्ड लॉ में आता है। लेकिन इस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कारण ही हम किसी चीज़ को आगे की ओर धक्का देते हैं तो वो हमको पीछे की ओर धक्का देता है। ठीक है, थैंक यू।